बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। न्यूयॉर्क टाइम ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ खाली न्यूयॉर्क टाइम नहीं कर रहा, ये अब अमेरिकन्स को करना पड़ रहा है। यानी जो उन्होंने दुनिया के साथ किया, या जो पॉलिसी अमेरिकन ने दुनिया के साथ रखी गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, उसका बहुत नुकसान हुआ है इस दुनिया को। ख़ास तौर पे नुकसान पहुंचा साउथ एशिया में, यानी जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान के सराउंडिंग में जो मुल्क हैं, यहाँ इसका बहुत नुकसान हुआ। मिडल ईस्ट में इसका बहुत नुकसान हुआ, जहाँ पे अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर एक इनकलाब शुरू किया गया। कई मुल्क जो हैं वो उस आग की लपेट में आ गए। आज इराक जल रहा है, शाम जल रहा है, मिस्र के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इसी तरह अगर आप लीबिया को देखें तो उसके हालात भी अच्छे नहीं हैं। तो अमेरिका की गलतियों का खुमियाजा बहुत सारी जगहों पे मुसलमानों को भुगतना पड़ा है। अब ये एक कार्लोटा गाल हैं, ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क टाइम्स की। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में एतराफ़ किया है कि कहाँ क्या गलती हुई है। और ये एतराफ़ जो है ये अमेरिकन की अपनी हक़ाइक़ और उनके अपने जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स के मुताबिक है। इन्होंने कहा कि तुर्की की फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जिसने शाम के लाखों लोगों को ज़बह होने से बचाया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली तुर्की की फ़ौज शाम में क्या कर रही है, अमेरिकन क्या कर रहे हैं, जो दाइश वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट वाले वो लोग क्या कर रहे हैं, बशार अल असद की हुकूमत वो क्या चीज़ है, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और किसका क्या मफाद है। तो ज़रा अगर आप शाम की सिचुएशन को समझना चाहते हैं, वहाँ पे तुर्की, अमेरिका, यूरोप सारे मुल्क क्या कर रहे हैं, अगर आप इस सारी सूरत हाल को समझना चाहते हैं तो फिर अब आपको गौर करना पड़ेगा जो चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अब ये आर्टिकल ये बता रहा है, पहले क्विकली ज़रा इसका एक रिव्यू कर लें, कि जब सारी दुनिया की अफवाज और लीडरान सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे और तैयब उर्दगान पे तनकीद कर रहे थे, तो उस वक्त तुर्की दुनिया की वाहिद फ़ौज थी जो मैदान में उतरी और 50 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं तुर्की ने शाम में। इन लोगों को बशार अल असद की फ़ौज से और वहाँ पे आने वाले जंगजुओं से ख़तरा था। 2015 में तुर्की ने इसके ऊपर जो है फ़ज़ाई हमले शुरू किए थे और बाद में अपनी ज़मीनें फ़ौजें उतारी थीं। तैयब उर्दगान के ऊपर बहुत तनकीद की गई दुनिया की जानिब से, मगर वो डटा रहा और उन्होंने पूरी दुनिया की तनकीद के बावजूद अपना काम किया और अब दुनिया उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर है। अभी तक इस लड़ाई के अंदर जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 2,07,000 से ज़ायद है। 2,07,000 से ज़ायद लोग वहाँ पे मारे गए हैं और 45 लाख लोग, कुछ लोग कहते हैं 45 लाख, कुछ 50 लाख से ज़्यादा बताते हैं, जिनको तुर्की से हिजरत करनी पड़ गई, वो मुहाजिरीन बन गए। तुर्क ना होते तो ये तादाद और भी बढ़ जाती। अब ये जो हिजरत करने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ से मुहाजिर बन के दूसरे मुल्कों में गए हैं, उनमें से 70% लोग, यानी लगभग आप समझें कि 35 लाख के करीब जो लोग हैं वो तुर्की में गए हैं। और उसके अलावा जो बाकी लोग हिजरत करके गए हैं उनमें से कुछ लबनान में चले गए, कुछ उर्दन में चले गए, और जो यूरोप है उन्होंने वेलकम नहीं किया। यूरोप ने इन मुहाजिरीन को वेलकम नहीं किया जो शाम से आ रहे थे कश्तियों के अंदर, पानियों के रास्ते से अपनी ज़िंदगियां बचाकर। हालांकि इस लड़ाई के अंदर उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद, यानी दूसरी जंग अज़ीम हुई थी 40s में, आज दूसरी जंग अज़ीम को कोई 80 साल होने वाले हैं। तो आज से लगभग 80 साल पहले इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने हिजरत की थी जितने बड़े पैमाने पे इंसानों की हिजरत शाम की इस लड़ाई में हुई है। लगभग 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग वहाँ से हिजरत कर गए, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो 35 लाख के करीब पहुँचे तुर्की में। अब तुर्की का जो शाम का मसला था वो था क्या, ज़रा इसको टेक्निकली आप समझें। जब अरब स्प्रिंग आया और वो मुख्तलिफ मुल्कों में आना शुरू हुआ, कभी मिस्र में जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसने अपना रुख किया शाम की जानिब। और शाम में जो हालात ख़राब हुए मार्च 2011 में हुए, अरब स्प्रिंग का आगाज़ हुआ। वहाँ पे सन 2000 से लेकर लगातार बशार अल असद की हुकूमत चली आ रही है। बशार अल असद जो है वो एक डिक्टेटर है और वो कोई जमहूरियत में, इलेक्शन में यकीन नहीं रखता, और उसकी डिक्टेटरशिप की पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ पे गुर्बत थी, लाकानूनियत थी, करप्शन थी। तो बहुत बड़े पैमाने पर बशार अल असद के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। एहतजाज की एक वजह और भी थी
अगर आप चेक करें तो शाम में शिया कम्युनिटी की जो आबादी है वो बहुत कम है, वो लगभग 15% है। बाकी ज़्यादा जो हैं वो सुन्नी फ़िरके के मुसलमान मौजूद हैं वहाँ पे शाम में। और जो बशार अल असद हैं वो शिया हैं, यानी एक ब्रांच है शियास की जिसको आप अलाविट्स कह सकते हैं, कुछ उसको अलाविस कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं, लेकिन ये अलाविट्स इसको कहते हैं। ये इससे ताल्लुक़ रखते हैं बशार अल असद, और बुनियादी तौर पे ये शिया कम्युनिटी का एक ग्रुप है। तो क्योंकि शिया कम्युनिटी की तादाद कम है और वो वहाँ पे इक़्तिदार में है लगातार बड़े लंबे अरसे से, इसलिए शिया सुन्नी फ़िरकाबंदी को भी हवा दी गई, और जो बशार अल असद के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो हो गया और बहुत उसके अंदर शिद्दत आ गई। तो बशार अल असद ने बजाय ये कि लोगों के साथ बात करने को और नेगोशिएशन करने को या इक़्तिदार को छोड़ने को तरजीह देते, उन्होंने लोगों पे गोलियां चलवा दी। जब लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग की, बहुत सारे लोग उसमें जाँ बहक हो गए, तो फिर ये एक फ़ौज के अंदर डिवाइड पैदा हुई। फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जो शाम की फ़ौज थी, सीरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो जो फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक तो फ़ौज चली गई बशार अल असद के पास, और फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अलग होकर बन गया फ्री सीरियन आर्मी, यानी आज़ाद शामी फ़ौज एक बहुत बड़ी वहाँ पे तैयार हो गई। इनके बीच में आपस में जंग शुरू हो गई। बशार अल असद को सपोर्ट करने के लिए अब बहुत सारे दीगर ग्रुप और लोग भी शामिल हो गए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स, उनको जानबूझकर दाखिल किया गया जो बशार के ख़िलाफ़ लड़ सकते थे। बशार अल असद क्योंकि वो शिया सुन्नी रिफ्ट थी, तो आईसिस के लोग आ गए, दौलत इस्लामिया के लोग आ गए, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, उन्होंने आकर यहाँ पे एक अलग लड़ाई शुरू कर दी अपने इलाकों के लिए, अपने हक के लिए। लेकिन इन्हीं की लड़ाई फ्री सीरियन आर्मी के साथ भी हो गई, तो यहाँ बहुत सारे ग्रुप बन गए। अब एक तरफ अगर आप इसके मैप को बड़े गौर से देखें तो बहुत सारे मैप्स इसके पड़े हुए हैं जो बताते हैं कि किस किस जगह पे किस किस का कंट्रोल है। जो एरिया इसका कई मैप्स के अंदर ब्लैक कलर में दिखाते हैं, वहाँ पे जो है वो कंट्रोल है उनका, जो आईसिस के लोग हैं, दौलत इस्लामिया के लोग हैं, इस्लामिक स्टेट। और इसके अंदर बाकी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे जो फ्री सीरियन आर्मी है उसका कंट्रोल है। और ये जो फ्री सीरियन आर्मी का कंट्रोल है वो किन इलाकों में है, क्योंकि ये तुर्की के साथ मिलकर लड़ती है, इस आर्मी को सपोर्ट देते हैं। दूसरी तरफ जो कुछ एक बागियों का ग्रुप है उसको अमेरिका भी सपोर्ट देता है, वो एक अलग है, वो एक अलग तरफ से अटैक कर रहे हैं। ये आ रहे हैं इराक वाली साइड से। इराक के करीब वाले जो इलाके हैं वहाँ पे अमेरिकन नवाज जो बागी ग्रुप हैं वो ताकतवर हो रहे हैं, और जो फ्री सीरियन आर्मी है वो तुर्की के साथ साथ के जो इलाके हैं वहाँ पे ताकतवर हो रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ा एरिया है, लगभग उसका अगर मैं रकबा आपको बताऊं तो 8,835 मुरब्बा किलोमीटर पर तुर्की और फ्री सीरियन आर्मी का कंट्रोल है इस वक्त। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे कुर्द बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। अगर आप तुर्की का नक्शा देखें तो तुर्की का बॉर्डर जो है वो ऊपर इस जानिब मिलता है ईरान से, ईरान के नीचे आ जाता है इराक, और इराक के साथ नीचे आ जाता है बिल्कुल नीचे वाली साइड पे शाम। तो इराक के साथ तो इतने मामलात ख़राब नहीं थे। ईरान के साथ जो इलाके हैं वो मैंने विज़िट किए हुए हैं, वहाँ पे एर्जिश का इलाका है, वैन का इलाका है, एर्ज़रम का इलाका है, बड़े खूबसूरत इलाके हैं, और वो बर्फ़ानी एरिया है, सारा ठंडा इलाका है। नीचे इराक के साथ भी ऐसी सरहद है, और फिर नीचे ये आ जाते हैं शाम के करीब। शाम और तुर्की के दरमियान में जो इलाके हैं, और इराक और तुर्की के दरमियान में जो इलाके हैं, ये सारे इलाके कुर्दों के इलाके हैं। कुर्द यहाँ पे रहते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी की जो नस्ल है वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो कुर्द हैं ये भी अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। तो ना शाम इनको हिस्सा देता था, ना इराक देता था, और ना इनको कोई हिस्सा देता है तुर्की। तो ये कुर्द यहाँ पे बड़े अरसे से लड़ रहे थे, और ये तुर्कों के साथ लड़ाई करते हैं। कुछ कबाइल कुर्दों के रहते हैं तुर्की में, वहाँ खुद कुछ हमले भी होते थे, लड़ाई भी होती थी। तुर्की ने इस बात को भांप लिया कि ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते जो शाम तक पहुँची है, इराक तक पहुँची है, तो ये मेरे बाउंड्री के अंदर घुसेगी और तुर्की के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे। और तुर्की के जो नीचे वाले इलाके हैं वहाँ पे हालात ख़राब हो भी गए। तो तुर्की ने फौरी तौर पे क्या किया कि बुशार के साथ जंग का आगाज़ कर दिया। तुर्की ने पहले फ़िज़ाई हमले किए, और फ़िज़ाई हमले करने के बाद उन्होंने अपनी फ़ौजें ज़मीन पर 2015 में उतार दी। तनकीद इनके ऊपर बहुत हुई, लेकिन ये लड़ते रहे, और इन्होंने एक बहुत बड़ा बफर जोन बना दिया। बफर जोन कहते हैं दो मुखालिफ फोर्सों के बीच में एक ऐसा इलाका जो दोनों के कंट्रोल में ना हो, या जहाँ पे दोनों आमने सामने आके लड़ ना सकते हो, एक और एरिया।
तो इन्होंने एक और एरिया ऐसा बना दिया जहाँ पे फ्री सीरियन आर्मी का कंट्रोल है, या जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जमहूरी कुव्वतें हैं, उनका एक कंट्रोल है। अभी भी बुशार और उसकी आर्मी का एक बहुत बड़े एरिया पर, तुर्की के शाम के बहुत बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल है, लेकिन तुर्की ने यहाँ पे बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और अब दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि तुर्की अगर ना होता तो लोग भूख से, अफलास से और बमबारी से मारे जाते। उन्होंने इन इलाकों में ना सिर्फ कानून की अमलदारी की है, बल्कि बशार की फ़ौज से इन मासूम और निहत्ते लोगों को बहुत हद तक बचाया भी है। और तुर्की की फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान और जो रूस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बशार को, बशार अल असद को। वो इसलिए कर रहे हैं कि शिया एक उनका फ़िरक़े का मामला है, तो ईरान सपोर्ट करता है फिर बशार अल असद को। दूसरी जानिब तुर्की और अरब ममालिक जो है वो दूसरी तरफ हैं, ताकि ये और लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है इसराइल के लिए। हो ये रहा है कि तुर्की नवाज फ़ौज जो है या तुर्की के करीबी जो लोग हैं वो शाम के उस हिस्से में जाके मजबूत होते चले जा रहे हैं जो लबनान और इसराइल के करीब है। यानी इसराइल और लबनान के बॉर्डर्स पे वो एरियाज़ जो शाम के इलाके हैं, लेकिन वहाँ पे मजबूत होती चली जा रही है फ्री सीरियन आर्मी, और वो तुर्की के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि तुर्की बिल्कुल उनके दरवाजे पे आके, उनकी बाउंड्री पे आके बैठ गया है और शाम के उन इलाकों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है जो तुर्की के बहुत करीब हैं। तो इसलिए इसराइल को इसके अंदर परेशानी होती है। और फिर अमेरिका यहाँ पे एक स्पॉइलर का रोल प्ले करता है बार बार कि यहाँ पे खाना जंगी लगी रहे शाम के अंदर, कभी एक ग्रुप को सपोर्ट, कभी दूसरे को। कोई वाज़ेह और खुल के पॉलिसी देते नहीं है, और दोगली पॉलिसी अमेरिका के चलने की वजह से यहाँ पे ये सारा कुछ होता रहा है। लेकिन तुर्की ने और ईरान ने खुल के एक दूसरे की मुखालफत की। और एक अजीब चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मुल्कों की एयर फोर्सेस ने यहाँ पे बम्बारमेंट की है। यानी ऐसा लगता है कि वो अपनी अपनी एयर फोर्सेस की प्रैक्टिसेस करवा रहे थे। जो रफाल तैयारे हैं उन्होंने यहाँ पे बम्बारमेंट की है, जो अमेरिकन तैयारे हैं उन्होंने भी की है, यहाँ पे तुर्की तैयारों ने बम्बारमेंट की है, जो ईरान है उनकी सपोर्ट से यहाँ बहुत असला चला है, रशिया ने यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं, फ्रांसीसियों ने, तो इस तरह नेटो की फ़ौज ने। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों तरफ के लोग या एयर फोर्सेस आपस में नहीं लड़े, इन्होंने सिर्फ अपने अपने ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाया और दोनों ने मिलके मुसलमानों को ही वहाँ पे मारा है। लेकिन रेस्क्यू सवाए तुर्की के और किसी ने नहीं किया। तो तुर्की का किरदार शाम में वही है जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में। तुर्की समझता है कि शाम में अमन आएगा तो तुर्की में अमन आएगा, और वो अपनी पसंदीदा फोर्सेस को वहाँ पे ताकतवर कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान समझता है कि ईरान में, अफ़गानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान में अमन आएगा, तो वो भी वहाँ पे उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके मुताबिक उनसे ज़्यादा करीब तर हैं, उनकी सोच के करीब तर हैं। अब एक और बड़ी खबर है जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और वो पूरी हो गई है। वो ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर जो बाइडन की नई हुकूमत ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करती है और इनके साथ न्यूक्लियर डील में जाती है तो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान बराह रास्त पेट्रोलियम और गैस के मामलात के अंदर और एनर्जी के मामलात के अंदर ईरान से फ़ायदा उठा सकेगा। ईरान पे बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, वो तिजारत नहीं कर सकते, उनकी कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ, वो बिज़नेस नहीं कर सकते, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बाहर से इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं जा सकती, वो अपना तेल और गैस नहीं बेच सकते। तो पाकिस्तान को बड़ा बाउंड रहना पड़ता था। उनका तेल जो है वो चोरी का यहाँ पे आके बिकता है बहुत सस्ता, लेकिन अगर कानूनी तौर पे आए और उस पर से टैक्स निकाला जाए और सही तरीके से आए तो पाकिस्तान को सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत मिल सकती हैं। तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ ताल्लुकात इस बीच में अच्छे रखें, कुछ ना कुछ सपोर्ट भी उसको देता रहा है। तो उम्मीद है कि ईरान इन पाबंदियों के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर रखेगा। इसमें मैं आपको बाद में बताऊँगा कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या क्या होगा, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता देता हूँ मैं कि जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा करने की आमादगी उसने ज़ाहिर कर दी है। उन्होंने कहा ईरान के साथ मुआहदा किया जाए, ईरान पर से पाबंदियाँ उठ जाना पाकिस्तान और तुर्की के लिए इंतहाई अहम है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जबकि ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील पहले हो चुकी है और ये हुई थी जुलाई 2015 में बराक ओबामा के दौर में। बाद में ट्रंप ने आके इसको सऊदी अरब के दबाव के ऊपर और इसराइल के दबाव के ऊपर ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में हम बैठने के लिए तैयार हैं
मुज़ाकरात करें और ईरान के साथ दोबारा न्यूक्लियर डील की जाए, ताकि ईरान के लिए भी बेहतर हो, दुनिया के लिए भी बेहतर हो और ख़ित्ते के लिए भी बेहतर हो। तो अमेरिका अब इस तरफ आ रहा है जिस तरफ ईरान भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है और तुर्की भी चाहता है। लेकिन ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद जवाद ज़रीफ़, इन्होंने जो इस पे एक रिस्पॉन्ड किया है या इसका जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर वाकई अमेरिका ये चाहता है कि ये मसाइल हल हों और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है अमेरिका, तो फिर पहले माशी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर से उठाए ताकि हमारे और अमेरिका के हालात साजगार हों और अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से हम किसी नतीजे पर पहुँचें। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब की एक ख्वाहिश थी जो पूरी होने जा रही है, और वो ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अमन होगा खित्ते में तो हमें फ़ायदा होगा, पाबंदियाँ उठेंगी तो हमें फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। तो आने वाले वक्त से जो है वो बेहतरी की हम उम्मीद लगा सकते हैं। बहरहाल तुर्की ने साबित किया कि उसका मौक़िफ़ ठीक था और ईरान और पाकिस्तान इनका फ़ायदा हो जाएगा अगर जो बाइडन इस डील में जाते हैं तो। लेकिन सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, उस पर फिर डिटेल में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।